गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 5 इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे डिस्कशन के वो रहेंगे पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। इन 3 टॉपिक्स पे जो है हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंक्चुएशन की कि व्हाट इज़ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसे जो है हिंदी में पंक्चुएशन मार्क्स हम कहते हैं, विराम चिन्ह हिंदी में कहा जाता है। इनका उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कोई भी अगर लैंग्वेज हम देखते हैं उसके 2 रूप होते हैं, एक तो मौखिक होता है और दूसरा लिखित रूप होता है। ओरल एंड रिटन फॉर्म में लैंग्वेज को सीखा जाता है। जब हम ओरली जब हम मौखिक रूप में किसी भाषा को यूज़ में लाते हैं तो हम जो है पॉज लेते हैं बीच में, हमारे बोलने के तरीके में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि उसने खाना खाया, ये फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस मेरा ख़त्म हो रहा है और ये मेरे पंक्चुएशन के साथ मेरे बोलने के तरीके से मुझे पता चल रहा है कि उसने खाना खाया, मैं बता रही हूँ। लेकिन जब मैं अपने साउंड को चेंज कर रही हूँ, उसने खाना खाया, तो इस सेंटेंस के एंड में क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, क्वेश्चन पुट कर रही हूँ कि क्या उसने खाना खाया। तो इसी तरह से जो है जब हम बातों को बोलते हैं तो बोलने में हम पॉज लेते हैं, रुकते हैं, अपने साउंड को लाउड करते हैं, स्लो करते हैं, ऊंचे स्वर में बोलते हैं, धीमे स्वर में बोलते हैं, रुक कर बोलते हैं। इन चीज़ों से, इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि हमसे क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, आंसर किए जा रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा छोटा सा पॉज लेकर बताया जा रहा है। लेकिन जब रिटन फॉर्म में हम बात करते हैं तो रिटन फॉर्म में हम इन बातों को जब हम लिखित रूप प्रदान करते हैं तो लिख कर हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बताया जा रहा है, या उदाहरण दिया जा रहा है, या आगे की इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। इन चीज़ों के बारे में लिखित रूप में जो है जानना, आइडेंटिफाई करना उसे मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो है पंक्चुएशन मार्क्स के द्वारा किया जाता है। जब भी हम विराम चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स को हम यूज़ करते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई होता है, हमें पहचान होती है सेंटेंसेस की कि उसमें बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, या इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दी जा रही है। तो इसमें जो है बहुत से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जिनमें से कुछ हैं। फर्स्ट इज फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसने खाना खाया, तो इसके अंत में क्या है, फुल स्टॉप है कि मेरे सेंटेंस का एंड हो गया है कि उसने खाना खा लिया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सेंटेंस ख़त्म हो गया है। जब भी हिंदी में, इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोले जाते हैं, जब वो बात कही जाती, जब बात कहकर ख़त्म हो जाती है, तो एट द एंड क्या किया जाता है, पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगाया जाता है। नेक्स्ट कॉमा, अल्प विराम। जब सेंटेंस पूरा नहीं हुआ होता है तब हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। या फिर जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताते हैं एक ही सेंटेंस में, तब इस कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है लाल, काली, हरी इत्यादि रंग की गाय है। तो इसमें जो लाल, काली, हरी बताया गया है, लाल, काली, सफ़ेद जो बताया गया है, रंग डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये एक ही पर्टिकुलर काऊ कलर्स है, गाय की कलर है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, कॉमा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेमी कॉलन, अर्धविराम। अब जो अर्धविराम है, सेमी कॉलम है, इसका यूज़ फुल स्टॉप से कम होता है। मतलब कहने का मतलब है फुल स्टॉप से कम टाइम का पॉज लिया जाता है, और जो कॉमा है, अल्प विराम, इससे ज़्यादा पॉज लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक ऐसा कोई सेंटेंस बोला जा रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसी के साथ अगला सेंटेंस बोला जा रहा है जो उससे रिलेटेड है, तो इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में जो है सेमी कॉलन का ही यूज़ किया जाता है।
इससे पता चलता है कि पिछला सेंटेंस जो है पहले वाले सेंटेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कॉलन, अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह। कॉलन का मोस्टली यूज़ किया जाता है कि जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि अब हम आगे चलकर इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में रीड करेंगे, तो वहाँ पे भी इसे यूज़ किया जाता है। और कई बार इसे जो है जैसे उर्दू फारसी तत्सम शब्दों में भी यूज़ किया जाता है। जैसे हम दुख लिखते हैं तो पहले दुख लिखा जाता था इस तरीके से, लेकिन अब इसका वर्जन चेंज हो गया। अब इसे कैसे लिखा जाता है, दुख, इस प्रकार से लिखा जाता। तो इस फॉर्म में भी जो है कॉलन का यूज़ किया जाता था। उसके बाद है हमारे पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन, या फिर इसे क्वेश्चन मार्क साइन, क्वेश्चन साइन या साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, क्या तुमने खाना खाया, तो यहाँ पे क्या है, एक तो क्या वर्ड को यूज़ किया गया है, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन साइन। जब हम लिख रहे हैं कि उसने खाना खाया, फुल स्टॉप था, उसने खाना खाया, तो उसमें क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्न विराम आएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। इससे आइडेंटिफाई होता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका हमको आंसर देना है। नेक्स्ट इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मय विराम। इसमें होता है कि जब आप सेंटेंस बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो जब आप वाह वर्ड बोल रहे हैं तो उसके बाद आप इस साइन का यूज करते हैं, जैसे वाह। अब आप लिखोगे आगे, कितना सुंदर दृश्य है, या फिर वाओ। ऐसे सेंटेंस के बाद जो है, जो आपके भाव को व्यक्त कर रहा है, ऐसे सेंटेंस का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसी में अगर मैं एक और उदाहरण दूँ आपको, तो इसमें आएगा, आप इसी के एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तो उसके एंड में भी जो है हम लोग इस साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस साइन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डैश। डैश या निर्देश। डैश का यूज़ हम करते हैं जब हम मान लीजिए बात कर रहे हैं, एक दूसरे, साथ साथ, जैसे तैसे, ऐसे वर्ड्स के बीच में जो है हम डैश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाइफन। योजक या संबंध चिन्ह। हाइफन का मतलब है, जैसे हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस ABCD टाइप्स, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डैश लगाते हैं और उसके बाद उसके नीचे टाइप्स लिखना शुरू करते हैं उसकी। ठीक है, मान लीजिए हमने डैश लगाया, ABCD के बारे में पढ़ रहे हैं, डैश लगाया, फिर हम इसकी फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइन का जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमास, अवतरण या उद्धरण। इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया जाता है जब किसी के द्वारा कही गई बात हो, मान लीजिए किसी की डेफिनेशन है, किसी की कोटेशन है, या फिर कोई एप्रोप्रिएट वर्ड्स है जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो उस फॉर्म में जो है कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास 2 टाइप्स के होते हैं, या तो सिंगल आएंगे या तो डबल इन्वर्टेड कॉमास होंगे। तो इन्वर्टेड कॉमास का मतलब होता है कि इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी में जो है 2 शब्दों को मिलाकर लिखा जाता है, जैसे है डू नॉट। डू नॉट को मिला के जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं डोंट और डोंट, और यहाँ पे क्या किया जाता है, इस कॉमा का, इस अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए हम लिख रहे हैं कुड नॉट हो गया, डू नॉट का हो गया, कुडंट हो गया, डोंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे जब 2 शब्दों को मिलाकर लिखा जाता है तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी का साइन लगाया जाता है। फिर है स्लैश। स्लैश का मतलब होता है कि जब हम
किसी सेपरेट अल्टरनेटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं। मान लीजिए इट इज़ यूज टू सेपरेट अल्टरनेटिव वर्ड्स लाइक टेक अ बैट स्लैश और अ हॉकी स्टिक। तो यहाँ पे ऑप्शन दी जा रही है, या तो आप बैट लीजिए या तो आप हॉकी लीजिए। तो यहाँ पे स्लैश करके ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि हाइफिन, हाइफिन का मतलब योजक भी है और स्लैश लगा के संबंध चिन्ह भी लिखा गया है। तो मतलब ये तीनों एक ही शब्द को प्रोनाउंस किया जाता है। बात है मीडियम की, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, तो इस फॉर्म में जो है हाइफिन का यूज़ किया जाता है। फिर आपका है ब्रैकेट, कोष्टक। अब कोष्टक जो है 3 टाइप्स के होते हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। इन कोष्टक में जो है आपको डिफरेंट ज़्यादातर ये मैथमेटिकल टर्म में यूज़ किए जाते हैं। हमारे लैंग्वेज में जो है ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट्स ही यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट इलिप्सिस, लोभ विराम या वर्जन चिन्ह। इलिप्सिस मीन्स जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं लेकिन वो किसी पहरे को हम लिखते हैं, वो बहुत लंबा है, तो हम क्या करते हैं, या फिर किसी की द्वारा बोली गई बातें हैं तो हम उससे रिलेटेड 4-5 लाइनें लिखेंगे और उसके बाद हम इलिप्सिस ऐसे इस प्रकार से जो है जैसे यहाँ दिया गया है ऐसे डॉट 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 करके उसे छोड़ देते हैं। इसके कहने का मतलब होता है कि आगे भी कहा गया है लेकिन लिखने के रिटर्न फॉर्म में उसे छोड़ दिया जा रहा है। या फिर जैसे छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, हिंदी में प्रसंग लिखते थे किसी सेंटेंस का, पंक्ति का, दोहे का, तो हम क्या करते थे उसकी 1 2 3 4 कुछ अक्षर लिख देते थे। मान लीजिए हमने लिखा ABC, फिर हम डॉट 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 लगा के लिखते थे XYZ। तो इस फॉर्म में जो है इसका यूज़ किया जाता है। फिर है आपका एरर, त्रुटि विराम या हंसपद। ये साइन जो है मोस्टली जब हम टाइपिंग करते हैं, पीसी पे हम काम करते हैं, फ़ोन पे भी काम करते हैं, तो जब हम वहाँ पे गलती कर देते हैं, हमारी टाइपिंग में गलती हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो वहाँ पे जो है इस प्रकार से एक साइन आता है, इस प्रकार से जो है एक साइन आता है और ये बताता है कि इस वर्ड में जो है एरर है, त्रुटि के बारे में बताता है और इसको देखकर जो है हम उस स्पेलिंग की करेक्शन करते हैं। तो ये थे पंक्चुएशन मार्क्स। तो अब हम बात करते हैं स्पेलिंग की, जिसे हिंदी में वर्तनी कहा जाता है कि स्पेलिंग्स होती क्या है। जैसे हमने पहले भी बात करी कि लैंग्वेज जो है 2 बेसिस होते हैं उसकी, या 2 बेसिस पे सीखी जाती है, मौखिक और लिखित, ओरल एंड राइटिंग बेस। ठीक है, तो स्पेलिंग में भी इसी तरह से इसको लिखा जाता है, लेकिन स्पेलिंग में जो है इसका मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है लिखित रूप, कि लिखने में जो है हम स्पेलिंग्स को कैसे करेक्ट करते हैं, किन किन बेसिस पे जो है हम गलत लिखते हैं। तो जब भी हम कोई लैंग्वेज को बोलते हैं तो उसके बोलने के साथ उसके जो लेटर्स हैं या हिंदी वर्ण है उसके लिए एक निश्चित ध्वनि होती है। उन्हीं ध्वनियों के साथ, उन्हीं ध्वनियों का उपयोग करके हम उन लेटर्स को या ध्वनियों को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कई जगह पे कहाँ होता है, क्या होता है कि कुछ शब्द लिखे तो जाते हैं लेकिन वो साइलेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, के इज़ नॉट साउंडेड इन सम वर्ड्स लाइक नाइफ, नॉलेज, नाइट। इन वर्ड्स में क्या है, के जो अल्फ़ाबेट है, लेटर है, उसे राइट तो किया जाता है लेकिन जब उसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है, उसका उच्चारण किया जाता है, तो उच्चारण में इसका लोप हो जाता है, ये इसका साउंड जो है साइलेंट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे सी एच है, सी एच इज़ प्रोनाउंस्ड एज के। जो सी एच शब्द है कई जगहों पे जो है इसे के फॉर्म में जो है इसे रीड किया जाता है। सच वर्ड्स आर कैरेक्टर, जैसे कि कैरेक्टर में CHAR लिखा गया है लेकिन हम इसे क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, के साउंड में प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैरेक्टर। वैसे ही जैसे एच है, एच इज साइलेंट इन सम वर्ड्स लाइक ऑनर, आर। जैसे कि हम बात करें कि घंटे, HOURS, आर्स, लेकिन यहाँ पे हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। हम वैसे ही ऑनेस्टी वर्ड है, वैसे ही ऑनर है, HONOUR, लेकिन यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है। तो ये थी इंग्लिश लिटरेचर की
लिटरेचर के बारे में। लेकिन जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जो उच्चारण किया जाता है, जो प्रोनंसिएशन की जाती है, वही रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें जो है इस प्रकार से KHCH शब्दों का लोप या परिवर्तित रूप जो है नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम बात करते हैं कि हिंदी लिटरेचर में मोस्टली जो गलतियाँ पाई जाती है स्पेलिंग में, वो किस किस बेसिस पे गलतियाँ या मिस्टेक होती हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अक्षर विन्यास से संबंधित वर्तनीगत अशुद्धियाँ, ठीक है, जब हम राइट करते हैं वर्ड को तो उससे संबंधित जो है हमारी मिस्टेक होती है। तो फर्स्ट मिस्टेक जो है वो है मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, जो भी मात्राएं लगती है हिंदी में, ठीक है, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो है गलतियाँ होती हैं। अब इस मात्रा संबंधी अशुद्धियों में सबसे पहले है इकार और ईकार संबंधी अशुद्धियाँ। अब आप कहेंगे कि इकार और ईकार संबंधी अशुद्धियाँ क्या है, तो आइए इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। इकार और ईकार संबंधी, अब बात हुई है इकार और ईकार की, ठीक है। तो हिंदी में ई क्या है, ये छोटी ई की मात्रा है, मीन्स ऐसे। और ईकार क्या है, ये है, सॉरी, ये है इकार। इकार हुआ आपका छोटी ई की मात्रा और ईकार हुआ आपका बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, इकार और इकार। तो इसमें आपके एक तो छोटी ई की मात्रा और एक बड़ी ई की मात्रा, इन शब्दों के बेस पे गलती की जाती है। जैसे मान लीजिए लिखा जाता है अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल, इकार संबंधी गलती में क्या किया जाएगा, अमेरिका लिखा जाता है अमेरिका, ठीक है। और इकार संबंधी में क्या होगा, अमेरिका। तो जो सही इसका शुद्ध जो रूप है वो है ये वाला। तो ये क्या हुआ, इकार और ईकार संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये हुआ ई की मात्रा से संबंधित अशुद्धियाँ, कि कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगनी है और कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगनी है। तो स्पेलिंग में इस बेस पे भी हम गलतियाँ करते हैं। तो नेक्स्ट है उकार एवं उकार संबंधी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उकार और उकार संबंधी अशुद्धियाँ। अब इसमें क्या है, इसमें उ का मतलब है छोटे ऊ की मात्रा, वो ऐसे लगाई जाती है, और उकार का मतलब है बड़े ऊ की मात्रा, जो इस तरीके से लगाई जाती है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि उकार और उकार संबंधी अशुद्धियाँ की जाती है। जैसे मान लीजिए लिखा भालू। अब जो भालू है, भालू लिखा जाता है भालू, और कई बार लिखते हैं भालू, ठीक है। लेकिन जो सही, जो शुद्ध इसका रूप है वो है ये वाला। ये वाला क्या है, गलत इसको लिखा जाता है। तो इस बेस पे भी गलतियाँ की जाती हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है इकार और एकार संबंधी अशुद्धियाँ। अब एकार और एकार, इसमें एक ही मात्रा से रिलेटेड जो है गलतियाँ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं स्कूल में, ठीक है, ये हमारा ए वाला मिस्टेक होती है। और हम लिखते हैं मैंने। अब हम कई बार क्या करते हैं, मैंने या फिर मैं या फिर में। अब हम क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं तो हम इन शब्दों का एक साथ ही इनका यूज़ करते हैं, जबकि क्या है, इसमें अंतर है। मैं मीन्स मी, माई सेल्फ, माइन, मैं फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मे मतलब किसी चीज़ का होना,
किसी चीज़ में होना, इस फॉर्म में मे शब्द का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ये मिस्टेक देखिए, सिर्फ एक मात्रा के कारण पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है सेंटेंस। तो इस बेस पे भी गलतियाँ की जाती है। नेक्स्ट है ओकार और औकार संबंधी, ओकार और औकार संबंधी अशुद्धियाँ। अब इसमें बात आती है जैसे ओकार और औकार। अब हम बात करें अगर ओकार की, तो क्या लिखा जाता है सर्वेंट शब्द के लिए? इसके लिए लिखा जाता है सर्वेंट शब्द के लिए लिखा जाता है नौकर, और एक ऐसे। अब कौन सी फॉर्म ठीक है? अगर हम इसे पढ़े तो इसे हम पढ़ेंगे नौकर, अगर हम इसे पढ़ें तो इसे हम पढ़ेंगे नौकर। तो ये वाला वर्ड ठीक है और ये गलत है, लेकिन हम ये ओ और औ की मात्रा के आधार पे भी मिस्टेक करते हैं। तो इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया ओ और औकार संबंधी अशुद्धियाँ। फिर है अकार और आकार संबंधी अशुद्धियाँ। अब आकार और आकार संबंधी अशुद्धियाँ हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आकार क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैं लिख रही हूँ शरीर, शरीर क्या है? ये है आकार, ठीक है। लेकिन जब मैं लिख रही हूँ शारीरिक, तो ये क्या है? माफ कीजिएगा, ये आकार है और ये आकार है, ठीक है। शरीर क्या है? एक आकार है जिसके बारे में बात की जाए, लेकिन जब हम शारीरिक बात करें तो ये क्या है? ये आकार है, इससे रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है। शरीर से क्या बना? शारीरिक। फिजिकल से क्या बना? फिजिकली वर्ड आता है। उसी प्रकार से जब हम शारीरिक शब्द को लिखते हैं तो इसमें क्या किया जाता है? एक तो शरीर से शारीरिक शब्द बन रहा है, लाइक वैसे ही परिवार से पारिवारिक शब्द बनता है, वैसे ही व्यवहार से व्यवहारिक शब्द बनता है, ठीक है। तो लेकिन जब शरीर हम लिखते हैं तो हमने, या फिर परिवार हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं, चलिए शरीर शब्द को लेते हैं, पहले हमने शरीर लिखा, शरीर ऐसे हमने लिखा शरीर शब्द। लेकिन जब इससे कुछ दूसरा शब्द बनाया जा रहा है इससे रिलेटेड, तो क्या किया जाता है? शारीरिक, इस प्रकार से लिखा जाता है। और इसमें जो मात्राओं का ज्ञान है, ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा, इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसके बेस पे जो है गलतियां करते हैं। तो ये हो गई हमारी मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें हमने पढ़ा इकार और ईकार संबंधी अशुद्धियाँ, उकार और उकार संबंधी अशुद्धियाँ, एकार और एक एकार संबंधी अशुद्धियाँ, ओकार और औकार संबंधी अशुद्धियाँ, अकार और आकार संबंधी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। संयुक्त शब्द क्या आते हैं? हिंदी लिटरेचर में जो संयुक्त शब्द हैं वो होते हैं त्र, ज्ञ, क्ष। ये जो हिंदी लिटरेचर में संयुक्त शब्द है, ठीक है। क्योंकि जो ज्ञ है ये शब्द है, ये बना है ग और य, ज्ञ शब्द से मिलकर बना है, दो वर्णों के योग से बना, लेकिन इसे लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या हुए? संयुक्त शब्द हुए। इन शब्दों के यूज़ के लिए हम मिस्टेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं ज्ञान, अब हम ज्ञान को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये अकॉर्डिंग टू हिंदी लिटरेचर या हिंदी वर्णमाला के आधार पर क्या ये गलत है। इसके लिए कैसे लिखा जाता है? ज्ञान, ऐसे लिखा जाता है ज्ञान। तो संयुक्त शब्दों के योग से शब्दों का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ हम करते हैं। फिर है रेप संबंधी अशुद्धियाँ। अब रेप संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है? रेप संबंधी अशुद्धियों से हमारा अभिप्राय है जिसमें मात्राएं लगती हैं ऊपर से, इसमें मात्राएं आएगी आपकी ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे मैं लिख रही हूँ रेप से रिलेटेड वर्ड
रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट मैंने लिखा। तो जो ये र जो मैंने किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के ऊपर, वर्ण के ऊपर लगाया, इसे कहा जाता है रेफ संबंधी अशुद्धियाँ। कई बार जब हम वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं आशीर्वाद, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कई बार क्या करते हैं कई बच्चे, ये रेफ जो है, ये मात्रा जो है, इस ई की मात्रा के साथ ही, ईकार संबंधी, ईकार और ईकार संबंधी अशुद्धियाँ हमने पढ़ी ना, इसके साथ ही रेफ को जोड़ लेते हैं। तो ये क्या है, ये इसका गलत तरीका लिखने का। तो ये जो है आशीर्वाद, इस श के साउंड के बाद वाले शब्द के ऊपर जो है इसे लिखा जाता है। उसी प्रकार से है अनुस्वार व अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ। अनुस्वार कहा जाता है अंकी बिंदी को, और अनुनासिक कहा जाता है चांद और अंकी बिंदी को, ठीक है। तो जहाँ हम लिख रहे हैं चांद, जहाँ हम लिख रहे हैं मांग, जहाँ हम लिख रहे हैं संबंध, वहाँ पे इन दोनों का जो है आपस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा हंस और हंस, ये क्या है, ये है अनुनासिक, सॉरी ये है अनुस्वार और ये है अनुनासिक। अब हंस का मतलब क्या है यहाँ पे, इस हंस का मतलब है हंस, बर्ड, जो पक्षी है हंस। और इस हंस का मतलब क्या है, इस हंस का मतलब है हंसना, लाफ करना, किसी पे हंसना, किसी जोक पे हंसना। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इसके कारण दोनों वर्ड्स का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अनुस्वार को उच्च स्थान पर दर्शाना चाहिए और अनुनासिक का प्रयोग उच्च स्थान पर किया जाना चाहिए। वैसे ही है वर्णों का लोप। वर्णों के लोप में क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं उद्देश्य शब्द, एक तो इसे ऐसे लिखा जाता है और दूसरा इसे लिखते हैं इस तरीके से। लेकिन जल्दी में लोग क्या करते हैं, इस शब्द को लिखना भूल जाते हैं और वो लिखते हैं उद्देश्य, जो कि गलत तरीका है। या तो इस तरीके से लिखा जाएगा या तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो वर्णों का जो है लोप हो जाता है। जहाँ पे डबल शब्द, जैसे हम लिखते हैं वृद्धि, तो इसे लिखना लोग भूल जाते हैं, इस आधार पर भी गलती होती है। हम लिखते हैं चिन्ह, तो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इस न को लिखना भूल जाते हैं। तो ये क्या है, वर्णों का लोप है, ठीक है। इस बेस पे भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। फिर है विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप जैसे हमने बात की थी पहले, कि पहले जो है दुख शब्द को ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब इससे क्या कर दिया है, इसके इस रूप को भी सही माना जाता है, ठीक है। तो विसर्ग जो थी इनका लोप हो गया है। तो ये हमने पढ़ी स्पेलिंग के बारे में, और हमने पढ़ा कि किस किस बेस पे जो है मिस्टेक होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंड राइटिंग की, कि हैंड राइटिंग क्या है। तो हैंड राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन बट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट्स। अच्छी हैंड राइटिंग जो है सिर्फ छोटे बच्चों की अच्छी नहीं होनी चाहिए, सभी की, बड़ों की, छोटों की, सबकी हैंड राइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट द हैंड राइटिंग इज गुड और बैड, ठीक है। कि जो हस्तलेखन है वो अच्छी है या बुरी, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर एक अच्छी हैंड राइटिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। अच्छे हस्तलेखन के क्या क्या गुण हो सकते हैं। फर्स्ट इज द स्पेसिफिक शेप, विशिष्ट आकार। द लेटर शुड बी इन प्रॉपर शेप एंड क्लियरली रीडेबल। जो शब्द जो लिखे जाते हैं उनका आकार जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और दिखना भी चाहिए, और पढ़ने में भी आसानी होनी चाहिए। नेक्स्ट, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस स्पेसिंग, उचित दूरी होनी चाहिए, किसमें,
लेटर्स में, लेटर से मिलकर बने वर्ड्स में, और वर्ड से बनकर मिले सेंटेंसेस में, एक सेंटेंस में भी और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में भी, एक से ज़्यादा सेंटेंस में भी जो है अप्रोप्रिएट डिस्टेंस या स्पेसिंग होनी चाहिए, और वो डिस्टेंसिंग जो है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सेम ही रहनी चाहिए। फिर आता है साइज कंसिस्टेंसी, आकार अनुपात, अक्षरों का जो आकार है, जो आप फर्स्ट अक्षर लिख रहे हैं, फर्स्ट लेटर लिख रहे हैं कैपिटल लेटर में, उसका साइज़ जो है सभी जगह लिखे गए कैपिटल लेटर के बराबर ही होना चाहिए, और उसके बाद जो आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं उन सभी स्मॉल लेटर का साइज़ जो है सेम होना चाहिए, और वो लिजिबिलिटी नेक्स्ट जो है स्पष्टता भी होनी चाहिए, दिखना भी चाहिए सभी लोगों को। एक तो आकार जो है निश्चित होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसकी लिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पीड, उचित गति, जब भी हम लिखते हैं तो उचित हमारी जो है स्पीड होनी चाहिए लिखने के लिए, कि हम स्पीड पे तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन लिखने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिखने पे तो ध्यान दे रहे हैं, स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ रोज, पंक्तियों की आपसी दूरी, जैसे हमने बात की कि लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस स्पेसिंग, जब सेंटेंस आपके बन रहे हैं तो क्या होगा, सेंटेंस पूरी एक लाइन, एक पंक्ति का काम करती है, तो जो आप 2 3 4 5 6 पंक्तियाँ लिख रहे हैं तो उसमें जो डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग होगी वो भी अच्छे से होनी चाहिए और इक्वली होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर मार्जिन, उचित हाशियाँ, जब भी लिखा जाता है पेपर पे तो क्या किया जाता है कि साइड से या ऊपर से, आपने देखा होगा अपनी नोटबुक पे भी कि ऊपर और नीचे जो है एक स्पेस, जो है स्पेसिफिक स्पेस जो है छोड़ा जाता है, आपके लिए हाशियाँ छोड़ी जाती है, और उसके बीच में जो लाइनें डाली जाती है उसमें हम लिखते हैं। तो ये जो मार्जिन छोड़ा जाता है ऊपर नीचे से या चारों तरफ से भी हो सकता है, तो ये अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब हम मार्जिन छोड़ते हैं, बीच में हम लिखते हैं, सुंदर लिखते हैं, लिजिबिलिटी के साथ लिख रहे हैं, अप्रोप्रिएट साइज के साथ लिख रहे हैं, तो क्या होता है, लिखा हुआ सुंदर लगता है। तो नेक्स्ट है प्रेशर ऑन द पेपर एंड पेन, कागज़ और कलम पर दबाव, कुछ लोग जो है कागज़ और कलम पे बहुत ज़्यादा दबाव के साथ लिखते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसको पकड़ेंगे, ग्रिप बनाते हैं, और पेन को भी बहुत ज़ोर से दबा कर लिखते हैं। छोटे बच्चे जब दबा कर लिखते हैं उनकी पेंसिल टूट जाती है। तो क्या होता है कि इतने ज़्यादा दबाव के साथ जब हम लिखते हैं तो पहले पन्ने पे लिखा हुआ अक्षर जो है दूसरे तीसरे चौथे पन्ने तक छप जाता है, उसके निशान रह जाते हैं। तो अगले पेज पे जब हम लिखते हैं तो वो पिछले पहले पेज के छपे हुए अक्षर के कारण हमारा लिखा हुआ सुंदर दिखाई नहीं पड़ता है। तो प्रेशर नहीं डालना है, बल्कि आराम से पेन को पकड़ना और आराम से जो है फ्री हैंड जो है हल्के हाथों से पेपर पे जो है लिखा जाना चाहिए। साइकोलॉजी सेज कि जो लोग सुंदर बड़ा बड़ा बिगड़ा हुआ लिखते हैं वो जो है अपनी लाइफ में मैसी रहते हैं या केयरलेस होते हैं। ये कहा जाता है साइकोलॉजी में कि जिनकी हैंडराइटिंग में थोड़ी कमी है वो मैसी रहना पसंद करते हैं, और जो लोग बहुत सुंदर रहते हैं वो बहुत ही जो है अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से रहना प्रेफर करते हैं। तो साइकोलॉजी भी ये कहती है कि हैंड राइटिंग जो है हमारे बिहेवियर में भी इफ़ेक्ट डालता है।